Dear listeners, today we shall discuss about an important topic of our subject organization behavior, which is stress management, its causes, and the techniques through which we can manage stress level, which affect our efficiency. स्ट्रेस का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे. मीनिंग ऑफ स्ट्रेस: bodily strain that an individual feels as a result of coping with some environmental factors is stress. बाहरी वातावरण के ऐसे बहुत से घटक होते हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका रहती है, जिनका हमारे दिमाग के ऊपर दबाव पड़ता है, जिनकी वजह से हम तनाव में आ जाते हैं. तो उन सभी घटकों से, उन फैक्टर्स से जो कॉप अप होते हैं, हम उनका सामना करते हैं, तब जो हमारे दिमाग पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसी को हम मानसिक दबाव कहते हैं, तनाव कहते हैं. तनाव का बिल्कुल ना होना या बहुत अधिक होना दोनों ही हानिकारक हैं. जिनको मानसिक दबाव नहीं होता वो अक्सर नकारा होते हैं. उनको काम का फिक्र बिल्कुल नहीं होता जब तक मस्तिष्क पर बिल्कुल भी दबाव ना हो. जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी लिखी है, जिसमें उन्होंने एक पात्र के बारे में बताया जो शतरंज का इतना शौकीन था कि उसको एक दिन संदेश मिला कि आपकी माताजी स्वर्ग सिधार गए. तो उसने कहा, मैं ये बाजी जो चल रही है ये पूरी कर लूँ, तब मैं आऊँगा. कुछ समय बाद एक और संदेश आया कि अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां हो गई, सभी इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी चलिए. फिर उसका वही रिएक्शन कि मेरी बाजी अभी पूरी नहीं हुई, मैं ये बाजी पूरी करने के बाद ही आऊँगा. मीन्स इतनी बड़ी घटना का भी उसके मानसिक स्तर पर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा. तो ये है लैक ऑफ स्ट्रेस. अगर किसी विद्यार्थी को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो तो उसका पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करेगा. आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जब तक नज़दीक नहीं आते तब तक पढ़ने या लेक्चर सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता. वजह क्या है उसकी? लो स्ट्रेस. और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, एक क्यूरियोसिटी, एक लगन, एक इंटरेस्ट, ज़बरदस्त इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ाई में. लेक्चर सुनने में बहुत मन लगता है और सेल्फ स्टडी भी बहुत सुचारू रूप से शुरू हो जाती है. तो उसका कारण है मॉडरेट स्ट्रेस. जितना प्रेशर होना चाहिए मस्तिष्क पे, उतना प्रेशर एग्ज़ाम के नज़दीक आ जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई के प्रति लगन पैदा होती है. और अगर किसी विद्यार्थी को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो उसकी नींद गायब हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है और याददाश्त धीरे धीरे नकारात्मक रूप से प्रभावित होना शुरू हो जाती है और वो चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाता. तो इसलिए स्ट्रेस का बिल्कुल ना होना या बहुत अधिक होना दोनों ही हानिकारक हैं. तो इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे. उससे पहले स्ट्रेस को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस, मानसिक तनाव की विशेषताएं. फर्स्ट, इट्स ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. वातावरण में बहुत से ऐसे घटक होते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति तनाव में आ जाता है. जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित
जो नीतियां हैं, निर्णय हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, या उसका अपना जॉब हो सकता है, जॉब में इंटरेस्ट ना हो और वही स्ट्रेस का कारण बन जाए, या व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, टेक्निकल चेंजेस जो होते हैं, नई नई तकनीक आती हैं और उनसे पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं होते, उसकी जानकारी नहीं होती, या सामाजिक सहायता का ना मिल पाना। तो ऐसे बहुत से घटक हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति कभी भी तनाव में आ सकता है। उसका मानसिक स्तर विपरीत हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। उसके विचार, उसकी सोच, एक प्रेशर फील होता है मस्तिष्क पे, जिसको हम मानसिक दबाव कहते हैं, मानसिक तनाव कहते हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंटल फैक्टर मानसिक दबाव का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसकी वजह से तनाव होता है। सेकंड है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तनाव दोनों तरह का हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। एक सीमा तक अगर स्ट्रेस होता है किसी भी काम के प्रति तो वो सकारात्मक है। जैसा विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के नज़दीक स्ट्रेस होता है और उसका परिणाम ये होता है कि उनको पढ़ाई की लगन पैदा हो जाती है और पढ़ाई में बड़ा मन लगने लगता है। लेकिन एक लेवल से अधिक अगर स्ट्रेस हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। इसलिए स्ट्रेस दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इट मे बी टेम्पररी और लॉन्ग टाइम। दोनों तरह का स्ट्रेस हो सकता है। कुछ स्ट्रेस टेम्पररी होते हैं, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, या कोई नई टेक्निक आ गई, अभी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जैसे ही थोड़े दिन उस पे काम किया या कोई ट्रेनिंग का मौका लग गया जिससे उस तकनीक के बारे में जानकारी मिल गई, तो जब तक जानकारी नहीं होती तब तक वो नई तकनीक स्ट्रेस का कारण रहती है। और जैसे ही ट्रेंड हो जाता है वर्कर तो उसके बाद उस तकनीक को प्रयोग करने में उसे आनंद आता है, अच्छा लगता है और वो स्ट्रेस गायब हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रेस टेम्परेरी स्ट्रेस हैं। लेकिन अगर कोई घटक ऐसा है, कोई फैक्टर ऐसा है जिसका इलाज नहीं मिल पाता, जिसको कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको सॉल्व नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, तो वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर का काम करता है और जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक वो मानसिक दबाव का कारण बनी रहती है। इट रिप्रेजेंट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। मानसिक दबाव अगर किसी संस्था के कर्मचारियों को महसूस होता है और एक ज़रूरत से ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं तो वो संस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि उस संस्था के कर्मचारियों की कार्य क्षमता नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। वो उनका काम में उतना दिल नहीं लगता, वो कुशल होते हुए भी काम नहीं कर पाते, ज़्यादा समय लगता है काम में, लागतें बहुत अधिक आती हैं और संस्था के लाभ नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हर संस्था के प्रबंधकों को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों के मानसिक तनाव को दूर करने के उपाय अपनी संस्था में अवश्य लागू रखें। इट में रिजल्ट मल्टीपल डेविएशंस। इसकी वजह से व्यवहार में बहुत तरह के परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन। शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या हार्ट डिजीज़ हो सकती है इंसान को। अल्टीमेटली स्ट्रेस डिप्रेशन में ले जाता है और मानसिक बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है। अब्सेंटीज़म या अग्रेशन, काम में मन ना लगना, बैठा कहीं और है, ध्यान कहीं और है, ये अब्सेंटीज़म है, अनुपस्थिति। और इसी तरह अग्रेशन, उत्तेजना, बहुत गुस्सा आना। तो ऐसे बहुत से मानसिक और शारीरिक बदलाव स्ट्रेस की वजह से
होते हैं। इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, यह व्यक्ति विशेष से संबंधित है। दबाव का प्रत्येक व्यक्ति पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों की सहनशक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए वो बहुत बड़ा कोई स्ट्रेसर है उसको भी मैनेज कर लेते हैं और स्ट्रेस को हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब स्ट्रेस आया और उन्होंने उसको मैनेज कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हल्के से तनाव के कारण बहुत बड़ी परेशानी उसको मानने लग जाते हैं और वो स्ट्रेस ही उनके लिए एक विशियस सर्कल का रूप ले लेता है। मानसिक दबाव की वजह से वो और दबाव में आ जाते हैं और अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। अवसाद नामक बीमारी उनको घेर लेती है, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरह अपसेट हो जाती है और अल्टीमेटली बहुत से लोग सुसाइड तक की सोचने लगते हैं। और ये स्ट्रेस का एक बहुत ही दुखद अंत है। तो इस तरह से मानसिक दबाव या स्ट्रेस क्या होता है ये हमने जाना। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस एक चित्र में दर्शाया है। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस, जिसके एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस दिखाया है विच इज इंडिपेंडेंट फैक्टर और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस विच डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ स्ट्रेस। मतलब हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस जैसा रहेगा उसके अनुरूप हमारी परफॉर्मेंस होगी। जैसे ओ एक्स एक्सिस पे ओ बिंदु पे लो स्ट्रेस दिखाया है और ये कर्व धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है और जैसे जैसे एक्स की तरफ हम बढ़ते हैं ये एक बार पूरी ऊपर की तरफ उठती है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और बेस को टच करती है, जो ये दर्शाती है कि स्ट्रेस शुरुआत में बिल्कुल जीरो, कोई स्ट्रेस नहीं, और परफॉर्मेंस भी यहाँ जीरो। ओ वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस दिखाई है कि अगर जीरो स्ट्रेस है तो जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, तो व्यक्ति निकम्मा होता है, कोई काम करने में उसका मन नहीं लगता। और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है काम में दिल लगता है, काम के प्रति लगन पैदा होती है, काम की हल्की चिंता काम के लिए प्रेरित करती है। और इस तरह से जब तक मॉडरेट स्ट्रेस है, यानी ना बहुत कम स्ट्रेस और ना बहुत ज़्यादा, तो परफॉर्मेंस मैक्सिमम दिखाई है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस। और उसके बाद अगर और स्ट्रेस बढ़ना जारी रहता है तो परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और लास्ट बिल्कुल जहाँ इस कर्व ने फिर एक्स एक्सिस को टच कर लिया वहाँ फिर परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो, यानी डिप्रेशन में यहाँ व्यक्ति चला जाता है, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, नींद आना बंद हो जाती है, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, बहुत कम भूख लगती है और अल्टीमेटली उसको साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है, मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है और मेडिसिन्स या और तरीके आगे हम पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रेस मॉडरेट से ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए जिसके हमारे हेल्थ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रेस लेवल और परफॉर्मेंस दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, सीधा संबंध है, लेकिन एक लेवल तक, एक लेवल के बाद नेगेटिव कोरिलेशन है। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डाउन आना शुरू हो जाएगा। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण तो इसमें कई तरह के स्ट्रेसेस बताए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, बी पर्सनल स्ट्रेसर्स, सी ग्रुप स्ट्रेसर्स, डी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स एंड ई जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर्स।
सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स। कोई व्यक्ति जिस संस्था में काम करता है उस संस्था से संबंधित बहुत से ऐसे घटक हो सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उस व्यक्ति की कुशलता को प्रभावित करते हैं, जो उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जो मेंटल पीस को अपसेट करते हैं, मानसिक शांति को भंग करते हैं और व्यक्ति मानसिक दबाव महसूस करता है, तनाव महसूस करता है। तो उनमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस, ये 5 तरह के जो घटक हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो नीतियाँ जो उच्च प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को ध्यान में रखने के लिए बनाई हैं कि कर्मचारी कार्य करते समय नीतियों का पालन करें, इनके अनुरूप कार्य करें। लेकिन अगर नीतियाँ ऐसी हैं जो कर्मचारियों को सूट नहीं करती, जिनकी वजह से कर्मचारी अपने काम में रुकावट महसूस करते हैं, जिनकी वजह से वो आसानी से अपना काम पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसी नीतियां कर्मचारियों के लिए सिरदर्द बन जाती हैं। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है। अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी इस तरह की है कि हर 1-2 साल के बाद एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हर कर्मचारी की होगी, तो हर कर्मचारी साल या 2 साल जहाँ भी काम करेगा वहाँ पूरे स्ट्रेस में काम करेगा कि बहुत कम टाइम मेरे पास इस प्लांट के लिए, इस यूनिट के लिए है, इसके बाद दूसरी स्टेट में या दूसरे देश में मेरी ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह की कोई भी पॉलिसी जो कर्मचारी को सूट नहीं करती, वो उनके लिए हमेशा सिरदर्द बनी रहती है और एक परमानेंट स्ट्रेसर का काम वो करती है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं। अगर कोई भी प्रक्रिया जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस, अगर ये टिपिकल है, अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं इनमें, अगर ये प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं हैं, बहुत लेंथी प्रोसेसेस हैं, तो ये भी कर्मचारियों के लिए स्ट्रेस का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक संदेशवाहन लिखित में किया जाना हो तो इसे कोई भी कर्मचारी पसंद नहीं करेगा और वो दबाव में रहेंगे। इसी प्रकार यदि सूचनाएं एकत्रित करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है तो निर्णय लेने में कठिनाई आएगी और कर्मचारी दबाव में रहेंगे। परिणाम स्वरूप उनकी कार्यकुशलता में कमी आएगी। तो इसलिए संस्था में जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब सिंप्लीफाइड हों, ये ज़रूरी है ताकि कार्यरत कर्मचारी अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस करते रहें और वो उन सभी प्रक्रियाओं को आसानी से समझ सकें। ये गुण भी उनमें होना अनिवार्य है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन का ढांचा। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने एक संगठन का ढांचा सुझाया था, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कि 8 अधिकारी होंगे जो कर्मचारियों को आदेश करेंगे और सभी के आदेश वो मानेंगे। तो इस प्रकार का संगठन का ढांचा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। व्यवहारिक रूप से वो संगठन का ढांचा बहुत टिपिकल है, प्रैक्टिकली उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन जाती हैं। इसी तरह लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल कमेटी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी ढांचे हैं उनमें अगर प्रबंध के स्तर बहुत अधिक हैं, अगर आदेश या निर्देश की एकता नहीं है, अगर कर्मचारियों को एक से अधिक तरफ से निर्देश मिलते हैं या आदेश मिलते हैं, अगर अधिकार या उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं है और एक दूसरे के अधिकार और इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो सभी कर्मचारी परेशान रहेंगे। तो इसलिए संगठन का ढांचा स्पष्ट होना, सभी कर्मचारियों को अपने कार्य, अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही स्पष्ट होना और आदेश निर्देश की एकता और अन्य प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करते समय ध्यान में रखना अनिवार्य होता है ताकि एक प्रभावी ढांचे का निर्माण किया जा सके। और लास्ट वर्किंग कंडीशंस हैं, काम की दशाएं।
अगर बहुत ज़्यादा शोर में कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा या बिल्कुल कम रोशनी है, या चारों तरफ मिट्टी, धूल, धुआं, या बहुत ज़्यादा तापमान है या बहुत कम तापमान है, तो इस तरह का वर्किंग कंडीशन एबनॉर्मल अगर हैं तो भी कर्मचारी दबाव महसूस करेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पॉलिसीज, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस, ये सभी स्ट्रेसर्स का काम करते हैं और कर्मचारी इनकी वजह से दबाव में आ सकते हैं अगर ये कर्मचारियों के अगेंस्ट हों तो। बी है पर्सनल स्ट्रेसर्स, व्यक्तिगत कारण कुछ ऐसे जिनकी वजह से कोई भी कभी भी स्ट्रेस में आ सकता है। पहला, जॉब, जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है वो काम अगर उसे पसंद नहीं है, उस काम की अगर समाज में इज्जत बहुत कम है, उस काम की वजह से अगर लोग उसे नफरत और घृणा की नज़र से देखते हैं, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, इंटरफेरेंस बहुत अधिक है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रेशर एम्प्लॉयज़ के ऊपर रखा जाता है, तो वो काम कर्मचारी के लिए सिरदर्द बन सकता है। जैसे एक सर्जन या पुलिस ऑफिसर्स अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। आजकल कोरोना की वजह से जो जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, वो हालांकि बहुत सिंसियरली और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से, चैलेंजिंग सिचुएशंस होने की वजह से, और एक डर का माहौल हर तरफ होने की वजह से काम कई बार मानसिक शांति को भंग करने वाला या मानसिक तनाव देने वाला बन जाता है। सेकंड, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हर व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। फिर भी कुछ वे लोग जो आर्थिक या अन्य दृष्टि से मजबूत हैं, वो भावी अनिश्चितताओं की परवाह नहीं करते। वे लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति का डट के मुकाबला करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, बहुत गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके खाते हैं, तो वो जरा सा भी अगर नौकरी जाने का डर हो जाए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है। तो इस तरह अनिश्चितता की स्थिति स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनती है। लाइफ चेंजेस, जीवन परिवर्तन, हर व्यक्ति के जीवन में प्राय दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक वो जो बहुत धीमी गति से होते हैं, जैसे उम्र का बढ़ना। दूसरा वो जो तेज गति से और अचानक हो जाते हैं। जो परिवर्तन धीमी गति से होते हैं वो उतना प्रभाव नहीं डालते मनस्पटल पर, मस्तिष्क पर, लेकिन अगर अचानक कोई परिवर्तन हो जाए तो वो दबाव का कारण बन जाता है। जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें किसी मनुष्य के किसी अंग को क्षति पहुंच जाती है, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेसर सिद्ध होता है। पर्सनल फीचर्स, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं। ये गुण ही इस बात का निर्धारण करते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी या कितनी देर से दबाव में आता है। तो कई मानसिक तौर पे बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में नहीं आते। लेकिन कुछ लोग कोमल दिल होते हैं, नाजुक मिजाज होते हैं, और वो ज़रा ज़रा सी बात पे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति की अपनी पर्सनल जो फीचर्स हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन, ये दो विद्वान हुए हैं जिन्होंने व्यक्तियों की विशेषताओं के आधार पे उनको दो समूहों में बांटा है। इस टॉपिक को समझाने के लिए कि व्यक्तिगत विशेषताएं किस तरह से लोगों को प्रभावित करती हैं,
इन्होंने टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटीज़ दो समूहों में लोगों को बांटा और बताया कि टाइप ए पर्सनैलिटीज़, उनकी विशेषताएं ये होती हैं कि वो बहुत तेज चलते हैं, तेज़ी से खाते हैं, हमेशा इम्पेशेंस रहते हैं, वो परेशान दिखते हैं, एक समय में बहुत काम करते हैं, कम से कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा परेशानी झलकती है और इंतज़ार इनको पसंद नहीं होती, जल्दबाज होते हैं और ये अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये टाइप ए पर्सनैलिटी बताई है फ्रीडमैन एंड रोसेनमैन नाम के विद्वानों ने। दूसरी ओर टाइप बी पर्सनैलिटी, जो बोल्ड और स्ट्रांग लोग हैं, उनके बारे में बताया कि ये धैर्यवान होते हैं, इनका धैर्य बहुत अधिक होता है, इनके पास कुछ भी अनावश्यक नहीं होता, जितनी चीज़ें इनके पास हैं वो ज़रूरत की हैं सभी। ये अपनी उपलब्धियों को दिखाने में विश्वास नहीं रखते, मतलब डींगे हंकना इनको पसंद नहीं होता, हंसी खुशी के लिए खेलते हैं, ना कि जीतने के लिए, और इनमें अभिमान बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह के टाइप बी पर्सनैलिटीज़ जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में नहीं आते, बल्कि स्ट्रेस को मैनेज कर जाते हैं अपने पेशेंस की वजह से और बोल्डनेस की वजह से। इसके बाद सी हैं ग्रुप स्ट्रेसर्स, समूहों से संबंधित स्ट्रेसर बताए हैं एक दो। लैक ऑफ ग्रुप मेंबरशिप, अगर किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना कोई पसंद नहीं करता और उसके ग्रुप में अगर मेंबर नहीं है ज़्यादा, तो वो दूसरों को खुश देख देख के परेशान होता रहता है, जो ठाके लगाते हैं, समूहों में बैठते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, कि इनके बहुत दोस्त, मेरे साथ कोई क्यों खुल के बात नहीं करता, क्यों नहीं हंसता, मेरे में क्या कमी है। तो इसी तरह सोच सोच के परेशान होता रहता है इंसान। तो अगर समूह में कम सदस्य हैं तो ये भी कई बार स्ट्रेस का कारण बन जाता है। दूसरा है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, समूह संघर्ष। जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह से जुड़ा रहता है, परिणाम स्वरूप अनेक समूह बनते हैं और प्रत्येक समूह में बहुत से लोग सदस्य होते हैं। जब एक समूह में अनेक सदस्य होते हैं तो उनके विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समूह के अंदर संघर्ष पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और जब आपस में समूह में संघर्ष होते हैं तो वो लगातार मानसिक दबाव का कारण रहते हैं। तो इसलिए ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, समूह संघर्ष भी एक ग्रुप से रिलेटेड स्ट्रेस अक्सर लोगों को मानसिक दबाव में आने का कारण बन जाता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, वातावरण से संबंधित घटक। इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही हो, आमदन उतनी ना बढ़ पा रही हो, तो ये आर्थिक दशाएं स्ट्रेस का कारण बनती हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस, देश की राजनीतिक दशाएं अगर स्थिर ना हो तो राजनीतिक अस्थिरता हर किसी के लिए कष्टदायक होती है, क्योंकि जब नई पार्टियां आती हैं तो उनकी पॉलिसीज़ नई होती हैं और वो देश को, अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से दिशा देने का प्रयास करते हैं, अपने तरीके से नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत से लोगों को की आजीविका पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वो पॉलिटिकल कंडीशंस उन लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बन जाती हैं। कई बार विदेशी आक्रमण का खतरा लोगों के लिए स्ट्रेसर का कारण बन जाता है। जब पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध ना हों और आपसी टसल जब क्रिएट हो जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में और युद्ध की आशंका हो जाती है, तो भी दोनों देशों के नागरिक स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है। फैमिली कंडीशंस, परिवार हर किसी का चहेता होता है, हर किसी को परिवार के हर सदस्य से लगाव होता है। तो अगर परिवार में कोई घटना किसी तरह की घट जाती है जो कष्टदायक हो, वो घटना परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्ट्रेस का कारण बनती है। एंड देन क्लास रिलेशंस, श्रेणी संबंध। समाज में लोगों की अनेक श्रेणियां होती हैं,
जैसे स्त्रियों की श्रेणी अलग है, पुरुषों की श्रेणी अलग है, अमीर और गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़। तो इस तरह से कई बार ये समूह संघर्ष का कारण बन जाते हैं। आदमी औरतों में आपस में कोई टसल क्रिएट हो जाए, या पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में टसल क्रिएट हो जाए, या कमेरे वर्ग और पूंजीपति वर्ग में, जैसे अभी आंदोलन चल रहे हैं। तो इस तरह के जब संघर्ष होते हैं, वर्ग संघर्ष, तो वो सभी वर्गों के लिए मानसिक दबाव का कारण बनते हैं। और लास्ट हैं जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर्स। कार्य के संबंध में भी कुछ ऐसे घटक हैं जिस व्यक्ति को जो काम मिला है। पहला, पुअरली डिफाइंड रोल। अगर जो काम मिला हुआ है वो अच्छा नहीं है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मानसिक दबाव महसूस करेगा। वैल्यू डिफरेंसेस। अगर व्यक्ति की सोच कुछ अलग है और उसे जॉब ऐसी मिली है जो उसकी सोच से मेल नहीं खाती, जैसे खुद वो बहुत ईमानदार है लेकिन जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो वैल्यू डिफरेंसेस मानसिक दबाव का कारण बनेगा ही बनेगा। हैवी वर्कलोड एंड टाइम डेडलाइंस। व्यक्ति के ऊपर जब काम का बोझ पड़ता है, हैवी वर्कलोड अगर किसी के ऊपर है, बहुत ज़्यादा काम है, सुबह से शाम तक वो काम में ही लगा रहता है, आराम का समय नहीं मिलता, तो व्यक्ति मानसिक दबाव महसूस अवश्य करेगा। लो क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। और अगर ऑटोक्रेटिक स्टाइल मैनेजमेंट का है, तानाशाही प्रवृत्ति है प्रबंधकों की, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा डांट डपट करते हैं, दखलंदाजी बहुत अधिक है, मैनेजमेंट के लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते कर्मचारियों के साथ, तो तब भी कर्मचारी मानसिक दबाव महसूस अवश्य ही करेंगे। इंटरडिपेंडेंस नेचर ऑफ वर्क। अगर कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं कि एक का काम दूसरे पे निर्भर है, यानी प्रोसेसेस में काम होता है, जब तक पीछे वाला काम अपना पूरा नहीं कर लेता आगे वाला कर्मचारी अपना काम शुरू नहीं कर पाता। और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता तो वो आगे वाले सभी व्यक्तियों के लिए सिरदर्द बन जाता है और इससे वो मानसिक परेशानी में आ जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड इन्वायरमेंट। जिस माहौल में व्यक्ति काम करता है, अगर वो पॉजिटिव ना हो, अगर वो सूटेबल ना हो, तो सभी कर्मचारी परेशानी महसूस करेंगे। जैसे सहकर्मियों के साथ या बॉस के साथ अगर कर्मचारी अच्छे संबंध ना रख पा रहा हो, बॉस की या कर्मचारियों की हरकतों की वजह से अगर परेशान रहता हो, तो भी मानसिक दबाव महसूस होना स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर इन्वायरमेंट जहाँ लोग काम करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, निराशा वाला है, परेशानी पैदा करने वाला है, तो सभी को मानसिक परेशानी महसूस होना स्वाभाविक है।